हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे, क्लासेस पे। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग नदियों के बारे में आजकल चर्चा कर रहे हैं। तो जो नदियों की आज की जो क्लास होगी वो गंगा नदी पे बेस्ड होगी, क्योंकि गंगा नदी के बारे में बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में बनता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के संदर्भ में जो भी सवाल बनता है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, गंगा नदी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी का जो कह सकते हैं जो उद्गम पॉइंट है वो क्या है। तो उसके दो उद्गम पॉइंट दो तरीके से आप बता सकते हो। एक तो आप बताओगे क्या, एक तो हम ये बता सकते हैं कि इस नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर के पास में एक स्थान पड़ता है गौमुख स्थान, वहाँ से होता है, ठीक है। अगर ऐसे पूछता है किस ग्लेशियर से होता है तो ये बता सकते हैं। लेकिन आपने अभी जब पंचप्रयाग पढ़ा, जो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखा तो उसे जाके देखिएगा। आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि जो गंगा नदी है वो दो नदियों का संगम है। किन दो नदियों का संगम है? तो एक कौन सी थी? भगीरथी, और एक कौन सी थी? अलकनंदा, जो देवप्रयाग में मिलती थी, तो वहाँ से वो गंगा नदी नाम हो जाता था। तो अगर सवाल हो जाए कि गंगा नदी किन दो नदियों का संगम है, तो बता सकते हैं कि भगीरथी और अलकनंदा का संगम। तो देखिए, गंगा नदी कह सकते हैं जो उद्गम है, जो उद्गम यानी ओरिजिन पॉइंट है, उद्गम, वो ये क्या है? तो बता सकते हैं कि उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के पास, ग्लेशियर के पास गौमुख स्थान से, ठीक है। तो एक ओरिजिन पॉइंट आप ये बताएंगे, ठीक है ना। अगर जो वो दूसरे तरीके से पूछता है अगर आपसे, तो आप दूसरा तरीका भी बताएंगे, ठीक है ना। इसका उद्गम का दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। गंगा दो नदियों का संगम है, दो नदियों का संगम है। देवप्रयाग में, देवप्रयाग में भागीरथी व भागीरथी व अलकनंदा अलकनंदा नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन पॉइंट आप दो तरीके से बता सकते हो, ठीक है। जैसा पूछेगा वैसा हम बता देंगे, ठीक है। जैसा पूछेगा वैसा हम बता देंगे, ठीक है। गंगा नदी कह सकते हैं किसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई आपकी कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो इसकी अगर बात करें सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है और न्यूनतम लंबाई
न्यूनतम लंबाई। तो सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, तो बताएंगे सर्वाधिक लंबाई तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितना, तो 1450 किलोमीटर। कितना है, 1450 किलोमीटर। और न्यूनतम कहाँ पे है, न्यूनतम है ये झारखंड में। ठीक है, बहुत ही कम है, लगभग 89 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है ना, लगभग कितना है, 89 किलोमीटर के आसपास में। एक ही ज़िला है साहिबगंज जहाँ प्रभावित होती है। उत्तर प्रदेश से तो 28 जिलों से प्रभावित होती है। ठीक है, इसलिए कितना है लगभग 1400 कितना है 50 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कि फिर यूपी की में अगर बात करें तो फिर आपने फिर देखा, फिर यूपी का तो फिर क्या हो जाएगा, यूपी भी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा ही हो जाएगी। ठीक है, गंगा ही हो जाएगी। ठीक है, तो क्या इतनी बातें हमें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं कि गंगा नदी, ठीक है, कितने, तो 5 राज्यों में प्रवाहित है। तो इनका हम लोग क्रम लगा देंगे पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, क्रम लगा लेंगे पश्चिम से पूरब की ओर। तो देखिएगा पहले कहाँ पे, तो उत्तराखंड में ना, कि उत्तराखंड में इस नदी का उद्गम ही है, तो वो तो पहले आ जाएगा। इसके बाद ये नदी कहाँ आ जाती है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो यानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से एंटर करेगी। ठीक है, उसके बाद में ये बिहार में जाएगी। ठीक है, चौसा से एंटर करेगी। फिर ये झारखंड में जाएगी साहेबगंज वाले ज़िले से। ठीक है, झारखंड। और फिर ये चली जाएगी कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यानी कि इसकी सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, यूपी में, और न्यूनतम कहाँ है, झारखंड में। तो ये क्या हो गए आपके 5 वो राज्य हो गए जहाँ से ये नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर देखिएगा एक पॉइंट आपसे बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। पॉइंट क्या है कि गंगा नदी को स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी कहा जाता है, क्योंकि हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करने वाला वायरस बैक्टीरियो फेज पाया जाता है। देखो गंगा नदी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब स्वच्छ, मतलब स्वयं स्वच्छ हो जाने वाली, मतलब ये आप मतलब कुछ करो नहीं, ये स्वयं स्वच्छ हो जाती है। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि गंगा नदी में जितने भी जीवाणु हैं या फिर हानिकारक जो सूक्ष्म हैं जीव हैं, तो उनको मारने के लिए, उनका भक्षण करने के लिए एक वायरस पाया जाता है। गंगा जल में या गंगा नदी में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरिया मतलब क्या हो गया, यानी कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फेज मतलब होता है भक्षण करना, तो यानी इसका नाम ही ये। देखो तो बैक्टीरियोफेज है क्या, ये एक वायरस है भाई। क्या है, वायरस। आपको ऐसा ना लगे
कि बैक्टीरियो लिखा है तो ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया को खाने वाला, मारने वाला ये वायरस है, इसलिए नाम क्या है बैक्टीरियोफेज। तो इसे कहते हैं स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी कहते हैं, किसको? गंगा नदी को हम लोग कहते हैं स्वतः ये क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अगले पॉइंट पर 2017 में जो उत्तराखंड की हाईकोर्ट है, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ लगता है? तो बताएंगे ये लगता है आपका खासकर हल्द्वानी वाले क्षेत्र में। कहाँ लगता है? हल्द्वानी वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि 2017 में यूके उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने 2017 में उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा व यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया है। ठीक है ना, यानी कि 2017 में जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट है वो गंगा यमुना को जीवित मानव का दर्जा दे दिया है कि जैसे हमारे अधिकार होते हैं, जैसे हमारे कह सकते हैं कि राइट्स होते हैं, वैसे नदियों के भी राइट्स होने चाहिए, उनके प्रदूषित ना होने दिया जाए। ठीक है ना, उनको गंदा नहीं होना देना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार के उनके भी राइट्स दिए गए हैं नदियों के। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर देखिए गंगा नदी के संदर्भ में आपको ये बता सकते हैं कि गंगा नदी की वितरिका कौन सी है? हुगली। ठीक है, गंगा नदी की वितरिका कौन सी है? तो बताएंगे हुगली नदी। ठीक है, और हुगली नदी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विश्वासघाती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वासघाती नदी कहते हैं। तो ये वितरिका क्या होती है? ये डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? देखिएगा जैसे ये कोई एक नदी है, इसका प्रवाह ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर जो कोई नदी इसमें आके अगर मिल जाती है, ठीक है ना, देखिएगा अगर कोई नदी इसमें आकर इस तरीके से ये मिल जाए, इसमें ये नदी इसमें आकर मिल जाए, तो अगर नदी इसमें आके मिल रही है तो इसे कहेंगे सहायक नदी। क्या बोलेंगे? तो कहेंगे सहायक नदी, यानी कि ट्रिब्यूटरी। क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी कहेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि अगर यही नदी है, इस नदी से अगर जो कोई दूसरी नदी अगर जो निकल जाती है, देखो हमने चिन्ह बना दिया, ये इधर जा रही है, उधर से निकल रही है। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे लिखना है। ये तो चली गई कौन सी? ये तो है मुख्य धारा नदी की। क्या है? ये हमने मान लिया मुख्य धारा है। ठीक है, सपोज करो ये नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी जा रही है? ये नदी जा रही है कौन सी? गंगा। ठीक है ना, गंगा जा रही है। लेकिन ये नदी ऐसे जा रही थी, लेकिन इस नदी से एक और दूसरी नदी निकल गई। ये नदी, ये वो नदी है कौन सी? हुगली। हुगली। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाई? ये कहलाई वितरिका। क्या हो गई? वितरिका। ठीक है, यानी कि कोई भी नदी हो सकती है, जरूरी है गंगा। तो कोई नदी अगर जो प्रवाहित जा रही है, लेकिन उसी से मतलब कहीं जा रही है, उससे अगर कोई एक दूसरी ब्रांच निकलेगी, दूसरी शाखा निकलेगी, उससे कहेंगे वितरिका। क्या कहेंगे? वितरिका कहेंगे। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर कोई आके मिल जाएगी तो उसे ट्रिब्यूटरी कहेंगे। ठीक है, यानी कि नदियों में वितरिकाएं क्यों बनती हैं? रीजन क्या है? देखिए कोई भी नदी जब क्या करती है, जब अपने ढाल की ओर जाती है, और जब वो जितना ढाल कम होता जाएगा, जितना ये प्लेन एरिया मिलता जाएगा, वैसे वैसे उसकी जो स्पीड होगी, रफ्तार होगी, वो कम होती जाएगी। और जब स्पीड और रफ्तार जब कम होती जाती है, तो फिर नदी की जो धारा है ना, वो जो चाल है, वो जो धारा है, वो कई सारे भागों में बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए वितरिका का निर्माण होता है।
और वितरका का निर्माण अधिकतम कहाँ होगा, तो जो खासकर जहाँ पे नदी अपना मुहाना बना रही होगी वहाँ पे उसका वितरका ज़्यादा बनता है, क्योंकि वहाँ को नदी की स्पीड क्या होती है, कम होती है। जब स्पीड कम होगी तो कई सारी धाराओं में बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए वितरका का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं। क्यों भाई विश्वासघाती, क्यों, इसलिए क्योंकि अब आप जैसे आप ही किसी का साथ छोड़ दो तो आप खुद विश्वासघाती कहलाओगे, ठीक है। तो वैसे देखो हुगली नदी जो है वो गंगा नदी की साथ छोड़ देती है, इसलिए उसे कहते हैं विश्वासघाती नदी कहते हैं। और जो कि कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे ही तो स्थित है, कहाँ, इसी किनारे स्थित है, ठीक है। चलो ये सामने डाटा इसना देख लिया। अब देखिएगा कि गंगा नदी के संदर्भ में कि भैया इसे हम लोग राष्ट्रीय नदी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि गंगा नदी भारत की क्या है, ये राष्ट्रीय नदी है। भारत की क्या है, ये राष्ट्रीय नदी, ठीक है ना। कब, तो 4 नवंबर 2008 को क्या मिला था, दर्जा मिला था। कब मिला था, 4 नवंबर 2008 को दर्जा मिला था इसे, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में, राष्ट्रीय नदी के रूप में इसे दर्जा प्रदान किया था, ठीक है। अब देखिएगा गंगा नदी को, गंगा नदी को, गंगा नदी को, गंगा नदी को उत्तराखंड में जाह्नवी, ठीक है, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा पश्चिम बंगाल में से क्या कहते हैं, भागीरथी, क्या बोलते हैं, भागीरथी कहते हैं, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देख सकते हैं कि इस नदी को, क्योंकि ये बांग्लादेश भी तो जाती है ना, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसे, तो इसको थोड़ा अलग पेन से लिखोगे, इम्पोर्टेंट है भाई। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहते हैं पद्मा। क्या बोलेंगे भाई, पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, बांग्लादेश में से पद्मा कहते हैं, ठीक है ना। तो गंगा नदी के बारे में इतना सब कुछ डाटा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नई स्लाइड पे चलते हैं और थोड़ा गंगा नदी के बारे में और थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। देखिए गंगा नदी से हमारे और क्या सवाल बनते हैं, गंगा नदी से भाई क्या क्या और सवाल बनेंगे। तो देखिएगा पहला सवाल इससे ये बना सकते हैं हम लोग कि गंगा, हमने पढ़ा ना गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है ना, ध्यान रखना, हमने पढ़ा है गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। तो जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये कहाँ से कहाँ तक है, या पूछ लेगा कि इसकी लंबाई कुल कितनी है, ठीक है ना। तो ये मेरठ से वैसे प्रयागराज तक बनाया गया है, ठीक है ना। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से बना है, तो ये बना है मेरठ से
प्रयागराज, ठीक है ना। यानी यूपी में है, यूपी में, यानी गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से क्या होता है, प्रभावित होता है। कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, गंगा एक्सप्रेसवे। क्योंकि भारत में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे कहाँ पाए जाते हैं, तो यूपी में पाए जाते हैं। कहाँ पे हैं, यूपी में बनाए गए हैं, यूपी में स्थित हैं, ठीक है। सेकंड बात देखिएगा, आपको ध्यान रखनी इसके बारे में क्या, कि गंगा नदी पे ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यानी कि नेशनल वाटरवे 1। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, सवाल ये हो तो हम बता सकते हैं ये कि ये प्रयागराज से कहाँ तक है, हल्दिया तक, ठीक है, हल्दिया तक। तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और प्रयागराज यूपी में है। तो यूपी से पश्चिम बंगाल भी कह सकते हो कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है, इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भारत का पहला नेशनल वाटर वे है, जो कब बना था, 1986 में बना, ठीक है। और लंबाई कितनी है इसकी, 1680 किलोमीटर। 1680 किलोमीटर इस जो नेशनल वाटरवे है उसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये भारत का पहला है। दूसरा कौन सा है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी बना है, ठीक है, सादिया से धुबरी तक, सादिया से धुबरी तक बना है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है, ठीक। उसका देखिएगा, गंगा एक्शन प्लान कब आया था, 1985 में, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान ये कब आया, 1985 में। यानी ये कई चरणों में शुरू हुआ, लेकिन जो पहला चरण इसका शुरू किया गया था गंगा एक्शन प्लान, वो कब शुरू किया था, 1985 में। कहोगे इसका क्या मतलब है, तो गंगा नदी की सफाई के लिए जो हमने 1985 में शुरू किया था वो था गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था। फिर उसके बाद देखिएगा, इसके बाद में हमने क्या शुरू किया, नमामि गंगे परियोजना, नमामि गंगे परियोजना शुरू किया। कब, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया। कब किया हमने, 2014 को शुरू किया, ये हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा है कि गंगा स्मार्ट सिटी, सुना ना, कि गंगा किनारे जितने शहर बसे हुए हैं उनको स्मार्ट सिटी में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना हमने कब शुरू किया, गंगा स्मार्ट परियोजना कब शुरू किया, 2018 में, ठीक है ना। इसे बनारस की बात करेंगे, बनारस की अगर बात करते हैं तो बनारस एक क्या है, स्मार्ट सिटी है। कैसी, गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत ही उसको मतलब शामिल किया गया है, ठीक है, उसको शामिल किया गया है। फिर इसको देखो गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी हमने शुरू किया था, कब, शायद 2020 में। गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब शुरू किया हमने, तो 2020 में शुरू किया। कब किया, 2020 में इसको शुरू किया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमने बात की किसके, गंगा से लेकर हमने संदर्भ में बात कर ली, ठीक है ना। या थोड़ी और बात करें
तो गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है? गंगा तट पर बसा सबसे बड़ा शहर, तो बताएंगे कानपुर वाला है भैया, यूपी। ठीक है, ये है। ठीक है, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है आपका? तो कानपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर ही देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बैराज मिल जाएगा, इसे बोलते हैं लौह कुश बैराज। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? लौह कुश बैराज। तो गंगा नदी पर ही कह सकते हैं कि कानपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु, ठीक है, कानपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु लौह कुश बैराज निर्मित है। ठीक है, कौन सा? लौह कुश बैराज, यहीं पे। ठीक है, बाकी गंगा नदी पे ही बात करेंगे, गंगा नदी पर ही बात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में क्या है? फरक्का बैराज है। क्या? फरक्का बैराज है। ठीक है, क्या है भैया? फरक्का बैराज है। ठीक है, तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में? गंगा नदी के संदर्भ में थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब गंगा से ही और सारे सवाल आपके हैं। ठीक है, उनको भी आगे चलकर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं भाई, अगले पेज पर इसको देखते हैं। तो देखो, गंगा नदी में कह सकते हैं कि सर्वाधिक जलीय जीव पाए जाते हैं, यानी कि भारत में जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों में सर्वाधिक जो जलीय जीव पाए जाते हैं वो गंगा नदी में पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से कह सकते हैं कि एक डॉल्फिन भी है। कौन सी है? डॉल्फिन है, यानी कि गंगा में एक डॉल्फिन पाई जाती है। तो आपको पता है कि डॉल्फिन जो है वो एक स्तनधारी जीव है, मत्स्य वर्ग में नहीं आती है, और उसे दिखता भी नहीं है, जन्माद्य होती है, उन्हें जन्म सिद्धि होती है। वो अपने शरीर से पराशर तरंगे छोड़ती है और पराशर तरंगे उनको दिशा और शिकार करने में क्या करते हैं? सहायता भी करते हैं। ठीक है, आपने देखा था विक्रमशिला जो गंगा डॉल्फिन है वो कहाँ पे है? वो आपको भागलपुर में मिलेगा। ठीक है ना, यहीं पे अगर ये लिखा जाए कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? भागलपुर में है। ये कहाँ पे है? भागलपुर, यानी कि बिहार में है। ठीक है, भागलपुर बिहार में है। जबकि ये लिखा जाए सवाल कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अगर पूछता है तो फिर ये पटना में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि भागलपुर, कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक कह सकते हैं कि डॉल्फिन पाए जाते हैं। ठीक है, राज्य पूछेगा तो बिहार, जिला पूछे तो
भागलपुर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और भी इसमें ध्यान रखना है कि डॉल्फिन के संदर्भ में, कि डॉल्फिन जलीय जीव तो है, ठीक है, डॉल्फिन की बात करेंगे तो ये कैसी होती है, तो जन्माद्य होती है। ठीक है, कैसी होगी ये, जन्माद्य होती है। जन्माद्य का मतलब हो गया ये जन्म से क्या होती है, अंधी होती है। क्या होती है, जन्म से अंधी होती है। ठीक है, जन्म से अंधी होती है। तो जन्म से क्या होगी, जन्म से अंधी होती है। तो ये डॉल्फिन जन्म से अंधी होती है, इसका मतलब ये हो गया कि फिर ये मतलब देखती कैसी होगी, ये शिकार कैसे करती होगी। तो जो डॉल्फिन, सबसे पहले यही ध्यान रखें कि डॉल्फिन एक क्या है, स्तनधारी यानी मैमल्स वर्ग। ठीक है, स्तनधारी यानी कि मैमल्स। ठीक है, स्तनधारी वर्ग का क्या है, ये जीव है। अगर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये है मत्स्य वर्ग में, डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन मछली नहीं है। डॉल्फिन क्या है, एक स्तनधारी है। जैसे मानव स्तनधारी वर्ग में आता है ना, तो वैसे ये डॉल्फिन भी स्तनधारी वर्ग का जीव है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ये नीचे स्तनधारी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, फिर देखिएगा डॉल्फिन अपने शरीर से प्राश्रव्य तरंगे उत्सर्जित करती है, जो दिशा व शिकार में सहायक है। ठीक है, यानी जो डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन दिशा को कैसे निर्धारित करते हैं, तो ये अपने शरीर से प्राश्रव्य तरंगे रिलीज करते हैं। शिकार है कि नहीं है नहीं, कैसे पता चलेगा, तो प्राश्रव्य तरंगे को रिलीज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा पक्षियों में, जैसे खासकर जो चमगादड़ है, वो भी अपने शरीर से प्राश्रव्य तरंगे क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो अगर मान लो प्राश्रव्य तरंगे रिलीज करेंगे शरीर से, तो सामने कोई अवरोध होगा, कोई पक्षी होगा, कोई अन्य प्रकार की वस्तु होगी, कोई शिकार होगा, मकान है, कुछ भी है, तो वो तरंगे टकरा कर वापस आती हैं। तो ऐसा मतलब उस जीव जंतुओं को आभास हो जाता है कि हाँ के सामने कोई अवरोध है, तो अपनी दिशा मोड़ लेते हैं, है नहीं। अगर नहीं है कोई अवरोध, तो सामने उसी दिशा में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा अब देखो डॉल्फिन को ना ये जन्माद्य होती है, इसलिए इसे हम लोग सुनसु भी कहते हैं, मतलब स्थानीय भाषा में इसे सुनसु भी कहा जाता है। ठीक है, सुनसु। तो अगर आ जाए कि डॉल्फिन को हम लोग सुनसु भी कहते हैं, डॉल्फिन को क्या कहते हैं, सुनसु भी कहते हैं। तो ये यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में मिर्जापुर वाला क्षेत्र है, वहाँ पे इसकी मात्रा ज़्यादा मिलेगी। ठीक है ना, वहाँ पे इसकी मात्रा ज़्यादा मिलेगी डॉल्फिन के। लेकिन पूरे भारत में सबसे अधिक किस राज्य में, बिहार में जिला हो जाए तो भागलपुर। ठीक है ना, तो डॉल्फिन को ध्यान रखना कि डॉल्फिन यूपी में, तो ध्यान रखना कि यूपी में मिर्जापुर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात कि डॉल्फिन जो है ना हमारी एक, ये क्या राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है, राष्ट्रीय जलीय, और राजकीय भी है। यूपी की क्या है, राजकीय भी है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि डॉल्फिन, तो ये राष्ट्रीय क्या जलीय जीव है। इसे कब मान्यता मिली थी, तो कहेंगे इसकी मान्यता मिली थी कब, 5 अक्टूबर कब, 2009 में। कब, 2009 में, 2009
2009 में। तो यानी कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, तो बताएंगे 5 अक्टूबर 2009 को। इधर कट गया है क्या, 5 अक्टूबर 2009 को। कब मिला था, 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009, ठीक है। कब मिला, 5 अक्टूबर 2009 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये डॉल्फिन जो है ना, ध्यान रखिए, गैंगेटिक डॉल्फिन, ध्यान रखिएगा, गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन ही राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऐसा ना कह दे कि वो इंडस डॉल्फिन जो सिंधु नदी में पाई जाती है वो, ये जो सतलुज में पाई जाती है वो नहीं। भारत की राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो क्या है, गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा में पाई जाती है वो, न कि सिंधु सतलुज अदर, ठीक है ना, इनको भी ध्यान रखेंगे। और डॉल्फिन ध्यान रखना, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, ध्यान रखो, यहाँ पे लिखते हैं क्या, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, तो वो तो 5 अक्टूबर ही है, 5 अक्टूबर ही, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 अक्टूबर 2023 को अपना राजकीय जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन को ही बनाया है, ठीक है ना। किसको, गैंगेटिक डॉल्फिन को ही बनाया है, ठीक है ना। हालांकि मैं बात करूंगा जो ये डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाती है ना डॉल्फिन, इसका बोनेटिकल नेम, सॉरी इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो वो क्या है, साइंटिफिक नेम किसका, डॉल्फिन का, किसका, डॉल्फिन का क्या है, तो कहेंगे प्लेटनिस्टा गंगेटिका, गंगेटिका, ये क्या इसका साइंटिफिक नेम है, यानी कि वैज्ञानिक इसका क्या है, नाम हो जाता है, क्या होता है, वैज्ञानिक इसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो गंगा नदी के बारे में आपने इतना पढ़ लिया, ठीक है ना, इतना पढ़ लिया है, ठीक है। अब जरा अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये होगा कि गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ तो लिया है, अब इसमें पढ़ेंगे गंगा नदी किनारे कौन से प्रमुख आपके शहर बसे हुए, ठीक है ना। देखिएगा, कर तो नहीं रहा है, ठीक है। गंगा नदी पर बसे प्रमुख शहर, प्रमुख शहर कौन कौन से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं भाई। आपने देखा कि गंगा जो नदी है ना, ये ग्लेशियर कौन सी है, ये ग्लेशियर है गंगोत्री, कौन सी है, गंगोत्री। यहाँ से नदी को हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करा लेते हैं, ये नदी को हमने प्रवाहित करा लिया, पश्चिम बंगाल तक प्रवाहित करा लेते हैं, कहाँ तक करा लेते हैं, पश्चिम बंगाल तक इसको प्रवाहित करा लेते हैं, ठीक है। तो स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि इस नदी को लेकर अगर स्पेशली बात किया जाए तो कौन सा उत्तर में, कौन सा दाएं है, कौन सा बाएं है, वो मैं एक दो सवाल बनते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे कौन किसके किस दिशा में है, ठीक है। लेकिन अगर जो यहाँ शहरों की बात करते हैं, शहरों की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, ठीक है, पहले हम लोग 3-4
शहर की बात करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर उत्तराखंड में एक शहर है, कौन सा, ऋषिकेश। कौन सा है, ऋषिकेश। दूसरा यहाँ पे शहर कौन सा है, वो है हरिद्वार। कौन सा है, हरिद्वार, ठीक है। कौन सा है, हरिद्वार, ठीक है। अब आगे जैसे बढ़ते हैं यहाँ पर, यहाँ पे तो ये मिल जाएगा आपको कौन सा, तो ये मिल जाएगा बिजनौर, क्योंकि यूपी में बिजनौर क्योंकि यूपी में बिजनौर ज़िले से ही इंटर करते हैं कौन सी, गंगा नदी। कौन सी, गंगा नदी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो एक मिलेगा कौन सा, अमरोहा। कौन सा मिलेगा, अमरोहा। वैसे कौन सा है, आपके बदायूं भी आपका आ जाता है, कौन सा, बदायूं, ठीक है। कौन सा है, बदायूं भी है। इसके बाद में एक आपका ज़िला कौन सा है, देखिए कन्नौज, इम्पॉर्टेंट है। कौन सा है, कन्नौज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर भी है, प्रयागराज। कौन सा है, प्रयागराज है, ठीक है। फिर देखिए मिर्ज़ापुर है। फिर देखिए आप वाराणसी है, ठीक है। कौन सा है, वाराणसी है। फिर देखिए इसको अलग से लिख लें थोड़ा, वो है कौन सा, बलिया, ठीक है। कौन सा, बलिया। तो ये यूपी में क्या है, ये एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट, यानी कि और ये बिजनौर क्या था, एंट्री पॉइंट था, नहीं, एंट्री होती है यूपी में बिजनौर से। तो वैसे 28 हैं, कितने, 28 हैं, लेकिन आपको 28 यहाँ पे लिखने नहीं है, लेकिन यूपी के प्रमुख यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है ना। वैसे अगर एक बात तो हम लोग यहाँ भूल ही गए, क्या भूल गए भाई, कानपुर की बात करोगे, कानपुर, क्योंकि कानपुर तो सबसे बड़ा शहर है ना, तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा। कौन सा है, कानपुर। तो ये सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के तट पर। कहाँ पे, गंगा नदी के तट पर, ठीक है। अब देखो, अब बलिया से बलिया हो गया, बलिया के बाद में देखेंगे तो आपको खासकर जो आएगा हिस्सा वो चौसा का आता है। चौसा मतलब बक्सर में पड़ता है ना, बक्सर में। फिर छपरा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद छपरा बाद में देखेंगे तो बेगूसराय आएगा, ठीक है, और मुंगेर आएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आते रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसे आपको क्या है, छपरा है, बक्सर है, भागलपुर है, ठीक है ना, भागलपुर है। फिर इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको मिलेगा साहेबगंज, ये साहिबगंज, ठीक है। आगे देखेंगे तो आपको एक मुर्शिदाबाद सुना होगा, कौन सा, मुर्शिदाबाद, ठीक है। नहीं तो वो खासकर नीचे की साइड में चला जाता है, हुगली उगली की तरफ चला जाता है, ठीक है। क्योंकि नीचे ये हुगली नदी आ जाएगी ना, नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नदी कौन सी आ जाएगी, तो ये नदी आपके कह हुगली, कौन सी हो जाएगी, हुगली नदी, ठीक है। तो इसमें भी कई सारे शहर आपके स्थित हैं, जैसे आप देखोगे मुर्शिदाबाद, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा चंद्र नगर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे शहर आपके हैं, ठीक है। तो साहिबगंज कहाँ पे है, ये पड़ता है झारखंड में, बताया ना कि गंगा नदी, बताया था ना कि गंगा नदी जो है
गंगा नदी जो है वो झारखंड के एक ही ज़िले से जाती है, कौन सी, साहिबगंज से जाती है, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का बिहार में है, ये 3 कहाँ पे हैं, बिहार में है। बिजनौर से लेकर बलिया तक ये कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। और ये दोनों तो कहाँ हैं, उत्तराखंड के हैं, ठीक है ना, उत्तराखंड के हो जाते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के हो जाते हैं, ठीक है। तो नीचे जो नदी आ रही है कौन सी है, ये तो हुगली है ना, नीचे कौन सी है, नीचे तो ये हुगली है, ये क्या है, हुगली है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिएगा कि जो ये गंगा नदी है, इसमें से जब हुगली जहाँ से निकलती है, पश्चिम बंगाल में निकलती है, फरक्का बैराज के पास से ही, तो ये नदी जहाँ से निकलती है ना, ये यहाँ से, मतलब कि हुगली नदी गंगा जहाँ निकलती है, और ये गंगा नदी जहाँ तक सीमा बनाती है, अपना जल गिराती है, उसके बीच में, यानी कि ये एरिया पश्चिम बंगाल का, इस एरिया में गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं। आपने पढ़ा था ना पहले कि गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, यानी कि हुगली नदी के निकल जाने के बाद और गंगा नदी का मुहाना बनाने से पहले वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग ये नाम देते हैं, ठीक है, ये नाम देते हैं, क्या, भागीरथी कहते हैं, ठीक है। तो इनके किनारे बसे प्रमुख शहरों को आपने अच्छे से देख लिया है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इसकी क्या है, सहायक नदी की बात करें। और सहायक नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सहायक नदी क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ लिखेंगे गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ये रही आपकी गंगा नदी। देखते हैं इसकी कौन कौन सी क्या भाई सहायक नदियाँ हैं। तो नीचे क्या होगा, क्योंकि पश्चिम से पूरब का पर्वा है, तो जाहिर सी बात नीचे क्या होगा, आपका दायां होगा, दायां तट, और जो ऊपर का होगा वो आपका बायां हो जाएगा, इधर आपका बायां तट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका बायां तट हो जाएगा, ठीक है। और ये नदी भाई जहाँ से आपकी निकल रही है, ठीक है, तो ये नदी कौन सी आपकी है, तो कहेंगे ये नदी है गंगा नदी, ठीक है। कौन सी है, गंगा की सहायक नदी पढ़ रहे हैं ना, तो ये गंगा ही तो होगी, कौन होगी, तो ये गंगा होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई इसका कौन कौन सा, पहले हम पढ़ेंगे ऊपर से जो आ रही है ना बाएं तट वाली उसको देखते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग रेड से थोड़ा लिखेंगे। देखिए इधर से नदी एक आ रही है और आके ये यहाँ पे मिल रही है, तो जहाँ मिल रही है उस जगह का जो नाम है उसका नाम क्या है, इसका नाम है वे कन्नौज। तो कन्नौज में ये नदी कौन सी है, तो कहेंगे कन्नौज में नदी मिल रही है आके कौन, तो मिल रही है राम गंगा, राम गंगा। तो यानी उत्तर भारत से गंगा मिलने वाली जो पहली नदी है वो कौन सी है, राम गंगा, कौन सी है, राम गंगा, ठीक। चलिए इसके अलावा देखते हैं आगे, ये नदी यहाँ से आके आएगी यहाँ पे, तो इस नदी का जो नाम होगा वो होगा आपके कौन सी, तो कह देंगे, आपने सुना होगा खासकर जो गोमती नदी के बारे में, किसके बारे में, गोमती नदी के बारे में। तो ये नदी कौन सी होगी आपकी, गोमती नदी है। और कहाँ मिलेगी ये, तो मिलेगी गाजीपुर, तो यानी कि यूपी के गाजीपुर में मिल जाती है नदी कौन सी, गोमती, किससे, गंगा से, है नहीं, गंगा से। इसके बाद में कौन सी आएगी, तो घाघरा, घाघरा आएगी ना, कौन सी आएगी, घाघरा आएगी। ठीक है, नदी कौन सी आ जाएगी यहाँ से, देखो तो ये नदी कौन सी है,
घाघरा, जिसे हम लोग यूपी में सरयू कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरयू कहते हैं। तो ये कहाँ जाके मिल जाएगी? तो ये सुना होगा खासकर छपरा में मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ मिल जाएगी? छपरा में ये मिल जाती है। जगह कौन सा होगा? ठीक है, क्या घाघरा को यूपी में क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं। यूपी में इसको किस नाम से जानते हैं? यूपी में सरयू नदी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ जाके मिल जाएगी? तो ये मिल जाएगी पटना में। सॉरी, ये है छपरा, छपरा वाले क्षेत्र में। अब इसके बाद में एक नदी कौन सी आएगी? गंडक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गंडक कहते हैं। ठीक है ना। किसके बाद में कौन सी नदी आएगी यहाँ पे? इस नदी का नाम क्या है? तो कहेंगे वो है गंडक। गंडक, जिसे हालांकि नारायणी नदी भी कहते हैं। नारायणी नदी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ आके मिलेगी? तो ये आके मिलेगी कहाँ पर? पटना में। कहाँ मिलेगी? पटना में। कहाँ पे? पटना में। इसके बाद में एक नदी आएगी इधर से, इस नदी का नाम होगा, अपना पड़ा होगा सोन नदी। कौन सा? सोन नदी। ठीक है ना। कौन सा होगा? सोन नदी। ठीक है, तो गंडक नदी। अच्छा, यहाँ पे गंडक नदी की अगर थोड़ी सी हम बात करते हैं तो देखो, तो यहाँ पे एक जगह पड़ता है ना सोनपुर में, शायद पलहेजा घाट। जगह कौन पड़ता है? पलहेजा घाट कहाँ पे है? सोनपुर, यहाँ मिलती है। ठीक है ना। इधर से एक नदी आएगी और देखो ये कौन सी है? तो इस नदी का नाम है, वो है कोसी। नाम क्या है? कोसी नदी। कोसी नदी है। ठीक है ना। और ये आके मिलेगी कहाँ पर? तो मिलेगी पटना में। ठीक है, और एक नदी यहाँ पर आके मिलती है, यहाँ पर आके मिलेगी इस नदी। इस नदी का नाम क्या है? तो महानंदा। महानंदा कौन सा है? महानंदा नदी है। और ये जो आके यहाँ पे मिलेगी ना, उसका स्थान जो कह सकते हैं कुर्सेला स्थान लगभग कहा जाता है। ठीक है ना, या कटिहार के आसपास में आके मिल जाती है। तो ये कटिहार में आके मिलती है। कटिहार क्या है? जिला है। तो ऊपर से हमने देख लिया कितनी 6 नदियाँ आके मिल रही हैं। ठीक है ना, यानी कि बाएं तट से। अब दाएं तट से भी होंगी। क्या होंगी? दाएं तट से भी नदियाँ होंगी। तो चलो देखते हैं दाएं तट वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ये नदी कौन सी है? तो ये नदी का नाम है यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। और ये नदी जहाँ भी जाके मिलती है ना, जहाँ नदी जाके ये मिलती है, वो जगह कौन सा है? तो प्रयागराज। ये यहाँ पर। ठीक है, एक नदी और आके यहाँ पे मिल जाती है। इस नदी का नाम है कौन सा? टोंस नदी। कौन सी है? टोंस। तो ये प्रयागराज के आगे एक स्थान पड़ता है सिरसा, एक खासकर वहाँ मिल जाती है, सिरसा मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिल जाती है? सिरसा में ये मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा
अगला होगा अगली नदी यहाँ पर, इस नदी का नाम है कर्मनाशा। कर्मनाशा, ठीक है। इसे हम लोग अपवित्र नदी भी मानते हैं। क्या मानते हैं? अपवित्र नदी भी मानते हैं। तो ये कहाँ जाके मिल जाती है? तो ये जाके मिल जाती है यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है चौसा, ठीक है ना। कौन सा जगह है? चौसा। चौसा कहाँ पड़ता है? बक्सर में पड़ता है। बक्सर यानी कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार में पड़ेगा। इसके बाद में एक नदी आएगी, कौन सी? सुना होगा, सोन नदी। कौन सी हमने पढ़ा है? सोन नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? सोन नदी, ठीक है ना। कौन सी? एक सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ जाके मिल जाती है? वो भी पटना में जाके मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। सोन नदी कहाँ मिलेगी? पटना में जाके मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक नदी कौन सी आपकी है यहाँ पे? इस नदी का नाम है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, ठीक है ना। तो इससे पूछा गया सवाल है कि भाई ये नदी कहाँ जाके मिलती है, ठीक है। तो ये नदी कहाँ मिलती है? क्योंकि पुनपुन नदी आपने सुना होगा, ये पटना के पड़ोस में एक जगह पड़ता फतुहा, ठीक है ना। ये कहाँ मिलेगी? फतुहा में, ठीक है ना। कहाँ मिल जाएगी? फतुहा में। कहाँ मिल जाएगी? फतुहा में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में एक नदी और आपके आके मिलती है इसमें, यहाँ पर। इस नदी का नाम है फल्गु। फल्गु, या इसे कहते हैं निरंजना नदी। कौन से कहते हैं? निरंजना नदी कहते हैं। तो इसी फल्गु या निरंजना नदी के, फल्गु या निरंजना नदी के तट पर ही किसने? तो गौतम बुद्ध ने अपना क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है ना। तो इन नदियों को सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कुछ और भी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, जो उसको अभी हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। तो इनको ध्यान रखना, कौन सी दाएं से मिलती है, कौन सी बाएं से मिलती है। तो 6 हमने ऊपर लिखा, 6 ही नीचे लिखा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे इसको ऐसा लाते हैं, गंगा की सहायक नदी, और यहाँ पे लिख लेते हैं गंगा की सहायक नदी। क्या आप लिख सकते हैं? पहले बाएं तट, दूसरा होगा दायां तट। दायां तट, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं यहाँ पे। और यहाँ तो थोड़ा यहाँ से नदियों का नाम थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या होगा? नाम यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा। तो देखो कौन कौन सी, तो कहेंगे जैसे रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई, या इसे सरयू कह देंगे, कोशी हो गई, ठीक है। कौन सी हो गई? कोशी हो गई, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा खासकर बूढ़ी गंडक हो गई, ठीक है। महानंदा हो गई, ठीक है। कौन सी हो गई? महानंदा हो गई, ठीक है। इसके अलावा कमला नदी हो गई, ठीक है। फिर बागमती नदी भी आएगी, ठीक है। दाएं तट से अगर देखते हैं तो यहाँ से यमुना, तो यमुना गंगा के क्या है? सबसे
सहायक ये क्या है, नदी है। सबसे बड़ी ये कैसा है, नदी यमुना। ठीक है, यमुना के बाद आ गई टोन्स, टोन्स के बाद आ गई कौन सी, सोन, सोन के बाद कौन सी आ गई, पुनपुन, फिर फल्गु, फिर अजय। ठीक है, देखो फल्गु को हम लोग क्या कहते हैं, निरंजना नदी भी कहते हैं। फिर आ गई कौन सी, जलांगी, जलांगी। फिर आ गई कौन सी, मगई, कौन सी आ गई, मगई। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो और भी नदी के नाम आता है, जैसे वरुणा, वरुणा भी गंगा की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है ना, तो इन सभी नदियों को आपको इस हिसाब से आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो नदी पढ़ेंगे, गंगा नदी हो गई ना, तो गंगा नदी के बाद में हमें पढ़ना है किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, साउथ इंडिया की नदियाँ पढ़ लेना, फिर मध्य भारत की नदियाँ पढ़ लेना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।